मैं अनुपम ओझा, हिंदी में लेखक बनने का प्रयत्नरत या लेखन करने का प्रयत्नरत एक इंसान। हिंदी दिवस पर कई बार सोचता हूँ कुछ कहूँ, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। फिर भी आज कुछ आधारभूत बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि हिंदी उसी तरह से एक नई भाषा है जिस तरह से हिमालय दुनिया का सबसे नया पहाड़ है और अभी वो बन रहा है, टूट रहा है। उसमें बहुत सारे विस्फोटक लगाकर अगर उसको उड़ाए जाएं, उसके ढूह को, उसके पहाड़ों को, तो वह ध्वस्त हो जाएगा और फिर अपना पुनर्निर्माण ही करेगा। ध्वस्त क्या हुई हिमालय करेगा, वो फिर से अपने आप को पुनर्संयोजित कर लेगा। उस लिहाज से हिंदी देश की अन्य भाषाओं की तुलना में काफ़ी नई है, ये हम सब जानते हैं। और इसका उदाहरण ये हो सकता है कि बहुत सारे विषयों में हिंदी में अभी मौलिक किताबें नहीं हैं। उसमें से सिनेमा भी एक विषय है, चित्रकला है, संगीत है। इसमें आपको अभी मौलिक किताबें जितनी आपको अंग्रेजी में मिलेंगी, बांग्ला में मिलेंगी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में मिलेंगी, उड़िया में मिलेंगी, असमिया में मिलेंगी, उतनी भी मौलिक किताबें आपके पास हिंदी में नहीं हैं। तो इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि अभी बहुत गद्य लिखने की जगह हैं। दूसरी बात ये कि दूसरी अन्य भाषाओं में किताबें बहुत पढ़ी जाती हैं और बहुत बिकती हैं। अगर बांग्ला में एक उपन्यास या एक किताब अगर 2 लाख कॉपी बिक गई और 1 रुपया भी मिला तो लेखक को एक अच्छी खासी रॉयल्टी मिल जाती है। ऐसा ही मैं मराठी में है, तमिल, तेलुगु में मैं अपने दोस्तों के बताए के हिसाब से ही जानता हूँ। लेकिन हिंदी में उतनी किताबें नहीं बिकती हैं और इन कारणों से, चाहे जिन कारणों से, हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जहाँ पर लेखक प्रकाशन से शिकायत से भरा रहता है कि उसे रॉयल्टी नहीं मिलती है। और ये आंशिक सत्य भी हो सकता है, लेकिन दूसरे सत्य पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमने किताबें पढ़ने की वैसी प्रवृत्ति हिंदी में नहीं पैदा कर ली है। हिंदी प्रदेशों में वैसी प्रवृत्ति नहीं है, किताबों का कोई बजट किसी घर में नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रकाशक से तो थोड़ा बहुत लड़ भी लेते हैं, बाकी साहित्य में हिंदी शोषण के विरुद्ध बहुत जोरदार लड़ाई लड़ रही है लंबे समय से। और यह लड़ाई इसकी शुरुआत से ही चल रही है। हिंदी का निर्माण ही एक ऐसी भाषा के रूप में हुआ जो शोषण के खिलाफ जिसने अपनी आवाज़ बुलंद की। पुराने इतिहास तक आप चले जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, दिखेगी। तो करना यह चाहिए कि हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि लोगों के घरों में, हमारे मध्य वर्गीय, निम्न वर्गीय घरों में भी किताबों की खरीद का एक बजट हो। न सही मासिक, लेकिन एक सालाना बजट हो। इस पर काम किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि बड़े बड़े पर्वतों को ढहा देने से छोटे पर्वत बड़े नहीं हो जाते हैं। पिछले 1 से 2 दशक के बीच बड़े बड़े पर्वतों को ढहाने की कोशिश की गई है। इसमें प्रेमचंद हैं, निराला हैं, और हिंदी में के माध्यम से जिन बड़े साहित्यकारों को पढ़ा गया, लियो टॉल्स्टॉय हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनके व्यक्तित्व के उन पहलुओं को खोज कर ले आना जिनसे इनकी गरिमा को कम किया जा सके, यह एक प्रयत्न है जो कि उसी तरह से है जैसे हिमालय में विस्फोट किए जा रहे हैं। इससे हिमालय का भी भला नहीं होगा और देश का क्या, दुनिया का भला नहीं होगा। इसके उदाहरण के रूप में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बचपन में हर बच्चा चिरकी अपनी नाक पर लगा लेता है। बहुत सारी गलतियां इंसान करता है और कोई भी लेखक ये दावा नहीं करता है कि वो पैदाइशी कोई अवतार है। वह एक साधारण मनुष्य है और धीरे धीरे सीखता है, विकसित होता है। और उस विकास क्रम में 20 साल के आदमी, 40 साल के आदमी और 50 साल के आदमी में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो अपनी मैच्योरिटी में साहित्य लियो टॉल्स्टॉय ने दिया है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है, जो प्रेमचंद ने दिया है, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बजाय कि हम उनके जीवन के क्षुद्रतम या निकृष्टतम पहलुओं को खोजें और अपने आप को संतुष्ट कर लें कि चलो वे निकृष्ट थे तो हम भी हैं।
बहरहाल मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई, हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।